नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम PAT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उसमें आज हम पेपर देख रहे हैं 9/11/2020। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडेक्स ऑर्गेनिज्म टेकन फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज। दूध के पाश्चुरीकरण के लिए लिया गया इंडेक्स जीव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कॉक्सिएला बर्नेटी। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो पाश्चुराइजेशन हम करते हैं, और पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण का पर्पस या उद्देश्य देखें तो वो है टू किल ऑल बैक्टीरिया इन मिल्क। दूध के अंदर सारे के सारे जो बैक्टीरिया है उनको मारना है हमको, बस यही इसका पर्पस है। अब हमने पाश्चुराइजेशन किया और आफ्टर पाश्चुराइजेशन हमको मिला पाश्चुराइज्ड मिल्क। और ये जो पाश्चुराइज्ड मिल्क है, ठीक, इसके अंदर बैक्टीरियल काउंट लेस देन 30,000 होना चाहिए पर ml पाश्चुराइज्ड मिल्क। क्लियर? अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब पाश्चुराइजेशन सही नहीं हुआ। और ये चेक करने के लिए कि पाश्चुराइजेशन सही हुआ या नहीं, मतलब इफिशिएंसी ऑफ पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण क्षमता का पता लगाने का काम हम करते हैं इंडेक्स बैक्टीरिया से। अब इंडेक्स बैक्टीरिया या जिसको हम हिंदी में बोले सूचक जीव या सूचक जीवाणु, ठीक, इसमें है कॉक्सिएला बर्नेटी। कॉक्सिएला बर्नेटी की खास बात है कि इसकी जो रेंज अगर देखें तो 0 to 150 डिग्री सेल्सियस होती है। 0 से लेकर 150, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जिंदा रह सकता। अब अगर सोचो, अगर ये पाश्चुराइजेशन से मर गया तो इसका मतलब सारे बैक्टीरिया जो भी मिल्क में प्रेजेंट है सारे के सारे मर जाएंगे। ठीक है, तो बस हमको यही चेक करना है कि ये मरा या नहीं मरा। अगर मर गया तो पाश्चुराइजेशन सही हुआ, नहीं मरा तो पाश्चुराइजेशन सही नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको बोला है इंडेक्स बैक्टीरिया या सूचक जीव। फिर नेक्स्ट, प्री स्टेटिफिकेशन मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट। पूर्व स्तरीकरण विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस दूध उत्पाद की तैयारी के लिए किया जाता है। तो ये अगर देखें तो ये है मेथड ऑफ घी प्रिपरेशन। घी बनाने की मेथड है प्री स्टेटिफिकेशन मेथड। ठीक, एक तो ये हो गई, इसके अलावा एक देसी मेथड है, इसके अलावा देखें तो एक क्रीमरी है, या यूं बोले कि डायरेक्ट क्रीम मेथड है, और देखें तो वो है एक क्रीमरी बटर मेथड, क्रीमरी बटर मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड से घी बनाने की, उसमें से एक है प्री स्टेटिफिकेशन मेथड। वेक्रिएशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाश्चुराइजेशन मेथड फॉर। वेक्रिएशन डैश 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 के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली पाश्चुरीकरण विधि है। तो ये क्रीम में यूज आती है। ठीक है, क्या चीज, तो वेक्रिएशन का फुल फॉर्म है वैक्यूम पाश्चुराइजेशन। वैक्यूम पाश्चुराइजेशन, और दोनों को मिलाकर बना दिया वेक्रिएशन। ठीक है, क्यों करते हैं, तो टू रिमूव फूड एंड विड फ्लेवर फ्रॉम क्रीम। क्रीम में से जो फूड खाद्य पदार्थ और वीड खरपतवारों की जो गंध आती है, उस गंध को बाहर करने के लिए हम करते हैं वेक्रिएशन, और यह काम किया जाता है 93 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हमने रिमूव नहीं किया तो इसी क्रीम से हम आगे चल के बटर बनाएंगे, और वह स्मेल बटर में जा सकती है, वही बटर मार्केट में जाएगा, और मार्केट में अगर गया और उसमें से अगर स्मेल आई तो उसकी क्वालिटी खराब रहेगी, और उस कंडीशन में उस बटर का यूज ज्यादा नहीं होगा। द थंब रूल ऑफ डेयरी फार्मिंग इज 1 लेबर फॉर एवरी डैश 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 डेयरी काउस। डेयरी फार्मिंग का थंब रूल प्रत्येक डैश 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 डेयरी गायों पर 1 लेबर है। ठीक है, तो थंब रूल अगर देखें तो वो है 10 काउ पर मिलकर, यानी बोले कि 1 मिलकर पर 10 काउ। ठीक, इसका मतलब कि अगर आपके यहाँ 1 मिलकर है तो ये कंफर्टेबल 10 काउ की मिल्किंग कर सकता है।
इतने की मिल्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हर 10 गायों पर हमको एक ग्वाला रखना है। मिलकर मतलब ग्वाला, तो हर 10 गायों पर एक ग्वाले की जरूरत हमको पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर फीड शुड बी कंटेन डैश 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 ऑफ कैल्शियम। ठीक, सबसे पहली चीज लेयर फीड मतलब मोर देन 20 वीक्स वालों को दिया जा रहा है, और ये देते हैं हम एक प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और एक प्रोडक्शन के लिए अगर दे रहे हैं तो फिर उसमें मिनरल्स में बात करें मतलब खनिज में अगर बात करें तो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम मेन है, क्योंकि इसी से अगर देखें तो एक शेल बनी हुई है, ऊपर का कवच बना हुआ। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो हमने एक रेंज बताई है कि 1.5 या 1 to 1.5 एंड 2 to 2.5, ये दो चीजें हमारे पास थी। ठीक है, 2 to 2.5 हम देते हैं लेयर को, और बाकी सारे को हम देते हैं 1 to 1.5। ठीक, तो यहां अगर ऑप्शन देखें तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये फर्स्ट वाला सही है। ठीक, थोड़ा ज्यादा चले जाएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं जाना चाहिए, नहीं तो एक शेल अगर देखें तो ये सॉफ्ट रह जाएगी, ये अच्छे से नहीं डेवलप हो पाएगी। डीवर्मिंग इन पोल्ट्री इज कॉमनली डन अगेंस्ट, पोल्ट्री में कृमिहरण डीवर्मिंग आमतौर पर के खिलाफ की जाती है। डीवर्मिंग सबसे पहली चीज क्या है, तो डीवर्मिंग का मतलब होता है जो वर्म्स होते हैं, जो कृमि होते हैं, इन कृमि को मारना। ठीक है, इनको मारना ही डीवर्मिंग कहलाता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये किसके लिए, तो वर्म्स की बात करें तो वर्म्स होते हैं आंतरिक परजीवी, इंटरनल पैरासाइट जो होते हैं, या जिनको और हम बोले तो एंडोपैरासाइट्स, इनको मारने के लिए काम होता है। ठीक है, मतलब वर्म्स जो है, वर्म्स मतलब आंतरिक परजीवी होता है, और आंतरिक परजीवियों को मारना डीवर्मिंग। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, आंतरिक परजीवी। नेक्स्ट, द इंटरनल विड्थ ऑफ केटल शेड वॉल टू वॉल इज नोन एज। ठीक है, पशुशाला दीवार से दीवार की आंतरिक चौड़ाई के रूप में जानी जाती है, तो इसको बोला जाता है स्पान। ठीक है, स्पान का मतलब एक तरह से होता है चौड़ाई या लंबाई, इसको बोला जाता है स्पान। ठीक, तो ये बोल रहा है वॉल टू वॉल, तो वॉल टू वॉल क्या होगी, जो डिस्टेंस है वो हो गई स्पान। यूज का मतलब छज्जा होता है, छज्जे को यूज बोलते हैं। प्लिंथ आपको पता ही होगा शायद, मकान में बनाते समय यूज में ये टर्म लाई जाती है। कुर्सी हाइट बोला जाता है इसको। कुर्सी हाइट मतलब कुर्सी जो होती है वहां तक की हाइट अगर आ जाए मकान की तो वो बोला जाता है प्लिंथ लेवल। ठीक है, और बाकी पिच की बात करें तो पिच मतलब जो चारों दीवारों के बीच का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है पिच। मकान के बीच में चारों दीवारों के बीच का जो फ्लोर हिस्सा है उसको बोला जाता है पिच। तो सही आंसर है इसका फर्स्ट है स्पान। इन केटल फुल सेट ऑफ परमानेंट इंसिजर्स अपीयर एट द एज ऑफ। ठीक है, मवेशियों में स्थायी कृंतन दांतों का पूरा सेट इस उम्र में दिखाई देता है। तो पूरा का पूरा सेट इंसिजर्स का अगर देखें तो वो आ जाता है 5 ईयर्स की एज पर। ठीक है, और फुली डेवलप हो जाता है 5.5 to 6 ईयर्स की एज पर। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो आंसर जाएगा 4 to 5 ईयर्स। परमानेंट की बात हो रही है, स्थायी की बात हो रही है। ये दोनों तरह के होते हैं, स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी, टेम्पररी भी और परमानेंट भी। ठीक, टेम्पररी का काम अगर देखें तो सारे जितने भी टाइप्स के टीथ है, टेम्पररी का काम 2 ईयर्स पर खत्म हो जाता है। 2 ईयर्स के बाद में आपको टेम्पररी टीथ दिखाई नहीं देंगे, उसके बाद में आना शुरू हो जाएंगे परमानेंट। और पूरी तरह इंसिजर्स की बात करें तो ये आ जाते हैं 5.5 to 6 ईयर्स, इसलिए आंसर ए सही। द रिकमेंडेड ड्राई पीरियड फॉर हाई यील्डिंग काउ इज, उच्च उपज देने वाली गाय के लिए अनुशंसित शुष्क अवधि दिन है। ठीक है, तो 60 डेज है। बाकी रेंज में देखें तो 60 to 90 डेज का जो टाइम है ये हम ड्राई पीरियड रखते हैं, शुष्क अवधि रखते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां काविंग होगी, ठीक है, और काविंग मतलब ब्याना हिंदी में बोले तो, और यहां से चालू हो जाता है दुग्ध अवस्था काल। ठीक है, तो ये जो दुग्ध अवस्था काल आने वाला है इससे 2 to 3 मंथ पहले हमको सुखाना है। दो से 3 महीने के लिए उसको सुखाना है, क्योंकि 2 से 3 महीने के
बाद में वापस उसकी मिल्किंग शुरू हो जाएगी, उसका दुग्ध अवस्था काल लैक्टेशन पीरियड चालू हो जाएगा। तो यही है ड्राई पीरियड या शुष्क अवधि। ठीक, 2 to 3 मंथ मतलब 60 to 90 दोनों आ जाए ऑप्शन में तो 60। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गेम बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा गेम बर्ड का एक उदाहरण है? तो गेम बर्ड अगर देखें तो असील को बोला जाता है। ठीक है, इसका यूज अगर देखें तो फाइटिंग में होता है, लड़ाई में होता है। वैसे लड़ाई में यूज ब्रह्मा का भी होता है। ठीक है, लेकिन गेम बर्ड की बात करें तो वो है असील। मिनोर का देखें तो ये मेडिटेरियन है और वर्ल्ड के अंदर लार्ज साइज व्हाइट एग देने के लिए फेमस है, सफेद कलर का बड़ा अंडा। ठीक, ब्रह्मा देखे तो हमने बोला मीट के लिए है और साथ में फाइटिंग में भी यूज में लाई जाती है, लड़ाई में भी यूज में लाई जाती है। कॉर्निश अगर देखें तो ये भी मीट ब्रीड है और न्यू बोलो कि बेस्ट मीट ब्रीड है, बेस्ट मीट ब्रीड कॉर्निश। ठीक, असील और मले का क्रॉस है, असील एंड मले दोनों की दोनों हमारे यहाँ की ब्रीड है, इंडिजीनियस ब्रीड है और उसके क्रॉस से बनाया है कॉर्निश को। और ये इंग्लिश क्लास की ब्रीड है, ये इंग्लिश, ये इंडिजीनियस देसी गाय, सॉरी देसी ब्रीड्स। और ब्रह्मा अगर देखें तो ये है एशियन, एशियाटिक ब्रीड। सर्टिफिकेशन इंडिकेट्स ए गारंटी ऑफ क्वालिटी एज वेल एज प्योरिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट लाइक घी। फूड प्रोडक्ट बोल रहा है और उसमें भी घी। ठीक, और घी अगर देखें तो ये है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जाता है एग मार्क, एग मार्क, एग्रीकल्चर मार्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा एग मार्क। ये कॉमन चीजें हैं, जैसे फूड के अलावा बाकी जो चीजें हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए एक तरह से BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISI, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, पहले था ये, अब नाम चेंज कर दिया इसका। ठीक है, और CDACO। ठीक, लेकिन इनमें सब में देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग मार्क है। व्हाट इज द ब्रूडर टेम्परेचर फॉर द चिक्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ एज। प्रथम सप्ताह की आयु वाले चूजों के लिए ब्रूडर तापमान क्या है? तो ब्रूडिंग की अगर बात करें तो ब्रूडिंग में फर्स्ट वीक में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखते हैं और उसके बाद में -5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करना है। तो फिर 90, 85, 80, 75, 70 ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में पूछा है और फर्स्ट वीक के अंदर 95 आएगा। ठीक, ध्यान रखना 100 होता है एक के लिए, एक के लिए 100। ठीक, और चिक के लिए 95 और डिक्रीज होता हुआ 70 तक चला जाएगा। फिर नेक्स्ट, फुल माउथ इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी परमानेंट इंसिजर टीथ इन कैटल। पूर्ण मुंह या फुल माउथ मवेशियों में कितने स्थायी कृंतन दांतों की उपस्थिति को इंगित करता है? तो फुल माउथ का मतलब है, इंसिजर्स की बात करें तो टोटल 8। फुल माउथ का मतलब ही क्या है? सारे के सारे, और सारे के सारे अगर आ रहे हैं तो सारे इंसिजर्स होते हैं 8, तो 8 सही आंसर हो जाएगा। कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द होल सेल प्राइस ऑफ एग। समिति अंडे के थोक मूल्य को तय करने में उत्तरदायी है। तो NECC, NECC। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक, और ये एग के होलसेल प्राइस डिसाइड करता है, थोक जो मूल्य है वो डिसाइड करता है NECC। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो एड आता है एक का कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक के ऊपर ये लिखा हुआ रहता है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रॉ फ्रेश मिल्क इट शुड बी कूल्ड इमीडिएटली टू और बिलो टिल फर्दर प्रोसेस्ड। कच्चे ताजे दूध के संरक्षण के लिए इसे तुरंत या इससे कम तक ठंडा किया जाना चाहिए जब तक कि आगे की प्रक्रिया ना हो जाए। ठीक है, तो दूध को
अगर मान लो आगे गर्म कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में इसको हमको 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना है। और 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कहा जाता है प्रशीतन ताप। अंग्रेजी में इसको बोले तो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, ठीक। और रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर का मतलब है जो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर मिलता है, और फ्रिज में 4 to 5 डिग्री सेल्सियस इस पर रखना है, क्योंकि इस पर अगर देखें तो लगभग सभी सूक्ष्म जीवों की सक्रियता शून्य हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए हम चीजों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज के अंदर रखते हैं। अब इसमें देखते हैं तो इसमें सबसे जो छोटा ऑप्शन है वो 10 डिग्री सेल्सियस ही है, इसलिए यही हमारा आंसर आएगा। भारत में टेबल बटर का न्यूनतम वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए? बटर का पूछा है, और बटर का कहीं पर भी पूछे आपसे तो बस 80% को याद रखना है हमको। बटर के अंदर फैट अगर पूछे तो 80% कहीं भी किसी भी कंडीशन में। टेबल का मतलब आपको पता ही होगा, टेबल का मतलब है जिसका यूज सीधे खाने में होता है, सीधे खाने में। देखा होगा मार्केट के अंदर हमको बटर टिकिया मिलती है, और वो बटर टिकिया का यूज हम सीधे खाने में करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेबल बटर, और उसमें 80%। कमर्शियली द फैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिल्क विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग बटर बाय यूजिंग। मक्खन को बनाने के उद्देश्य से दूध से का उपयोग करके व्यावसायिक रूप से वसा को हटा दिया जाता है, ठीक है। बनाना क्या है? कमर्शियली द फैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिल्क विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग बटर। मक्खन बनाने का उद्देश्य है। अब मक्खन किससे बनता है? या तो दही से बनता है या क्रीम से। अब वो बोल रहा है कि दूध से मैकेनिकली किसको बाहर किया? वसा को। वसा का मतलब है यहां पर क्रीम, ठीक है। वसा का मतलब क्रीम है, क्लियर। तो क्रीम को हम बाहर कर रहे हैं, ठीक, या क्रीम को हम निकाल रहे हैं। किससे निकालते हैं क्रीम को? तो क्रीम को हम निकालते हैं क्रीम सेपरेटर से, और फिर हम बटर चन्नर से क्या बनाएंगे? बटर बनाएंगे। तो यहां उसने बटर जरूर बनाने का बोला है, लेकिन एक्चुअली उससे पहले की प्रोसेस बता रहा है कि उससे पहले हमने जो क्रीम निकाली है वह क्रीम किससे अलग करेंगे, किससे सेपरेट करेंगे? तो वो करेंगे हम क्रीम सेपरेटर से। बाकी गर्बर मशीन आपको पता ही है, इससे हम फैट पता करते हैं। इसी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसका नाम है बिटायरोमीटर, ठीक है। बटर वर्कर की हेल्प से अगर हम देखें तो इससे हम जो मक्खन है उसका संगठन एक समान बनाते हैं। संगठन को एक समान बनाना, यूनिफॉर्म बनाना, एक जैसा बनाना। साथ में इसी की हेल्प से नमक मिलाया जाता है, बटर के अंदर नमक, ठीक। इसकी हेल्प से हम चर्निंग करते हैं, मंथन करते हैं, मथते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बटर चन्नर। द डेली फीड कंजप्शन ऑफ एडल्ट कमर्शियल लेयर चिकन इज। वयस्क वाणिज्य लेयर चिकन का प्रतिदिन भरण खपत ग्राम में है। वो पूछ रहा है कि लेयर जो है एक दिन में कितना खाती है। तो एक लेयर एक दिन में 110 से 120 ग्राम के आसपास खाती है, 110 से 120 ग्राम। बाकी ऐसे जनरल एक थंब रूल देखें हम, थंब रूल मतलब एक नियम देखें तो 6 to 6.5 ग्राम पर वीक, इतना हमको प्लस करते जाना है पर वीक। ये है डेली कंजप्शन, ठीक है। तो पर वीक इतना हमको बढ़ाते जाना है। जैसे मान लो फर्स्ट वीक में है तो हम देंगे इतना, लेकिन जब सेकंड वीक में जाएगा तो सेकंड वीक में उसको मिलेगा 12 to 13 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही जब वो 10 वीक पे जाएगा तो उसको मिलेगा 60 to 65 ग्राम। अगर वो 20 वीक्स पे गया तो फिर इसका डबल हो जाएगा, 120 to 130 ग्राम। तो यह कि ये थंब रूल याद रखें, और उससे आप हर वीक का फीड कंजप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ध्यान रखना 20 वीक से ऊपर हमको इंक्रीज नहीं करना। मतलब ये जो थंब रूल लगाना है ये अप टू 20 वीक्स, उसके बाद में इंक्रीज नहीं करना, उसके बाद में फिर सेम यही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 105 ग्राम। स्लेट कम लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग इस प्रीग्रिड फॉर रियरिंग। पोल्ट्री आवास में स्लेट कम कूड़ा प्रणाली को निम्न की रियरिंग हेतु प्राथमिकता दी जाती है, ठीक। तो इसका सही आंसर है ब्रॉयलर ब्रीडर। ब्रॉयलर ब्रीडर के लिए इसका यूज करते हैं।
इसके अंदर देखें लिखा है स्लेट कम कूड़ा या स्लेट कम लिटर। लिटर आप समझते ही है, लिटर का मतलब होता है बिछावन, तो ये हमने लगा दी यहां पर बिछावन। ठीक है, अब इसका एक पोर्शन में हमने बिछावन बिछाई है और दूसरा जो पोर्शन है उसके अंदर बिछावन नहीं, वो सिंपल फर्श है, उसके ऊपर किसी चीज को नहीं रखा, तो ये जो है इसको बोला जाता है स्लेट और ये है लिटर। तो इसको क्या बोल दिया, स्लेट कम लिटर, स्लेट कम लिटर। ठीक, तो ये अगर देखें तो स्पेशली ब्रॉयलर ब्रीडर के लिए बड़ा अच्छा है, जो ब्रीडिंग के लिए हम यूज करते हैं जिनको, उनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है और उसमें भी खास तौर पे ब्रॉयलर ब्रीडर्स के लिए। एक पूरा का पूरा स्लेट होता है, एक पूरा का पूरा लिटर होता है। ये तीन तरह की चीजें हैं, एक हमको मिलेगा स्लेट कम लिटर, एक पूरा का पूरा स्लेट और एक पूरा का पूरा लिटर। ठीक है, तो यहां पर उसने जो पूछा है वो है स्लेट कम लिटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, दूध के तापोचार का उद्देश्य क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पास्चुराइजेशन में डिस्कस की थी। ठीक है, उसका पर्पस है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया है, उन सबको मारना, बाकी उसके खास कोई दूसरे पर्पस नहीं है, यही उसका मेन पर्पस। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रॉ काउ मिल्क एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेंसिटी पूछा है और काउ मिल्क की पूछा है, तो देखते हैं, ये तो काफी कम है। ठीक है, ये फिट बैठ रहा है कुछ कुछ, ये कम है और ये ज्यादा है, तो सही आंसर आ जाएगा हमारा बी वाला। वैसे हम इसको चाहें तो जो रिलेटिव डेंसिटी है बस वही चीज है, यहां पर उसने डेंसिटी बोल दिया पर बाकी है वही चीज। और काउ की या काउ मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी 1.028 to 1.030, और इस कंडीशन में देखें तो यही ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। व्हाट इज द फैट परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, मानकीकृत दूध का वसा प्रतिशत क्या है? तो मानकीकृत दूध का वसा प्रतिशत है 4.5%। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड मिल्क की बात करें तो स्टैंडर्ड मिल्क के अंदर अकॉर्डिंग टू PFA मिनिमम 4.5% फैट और मिनिमम 8.5% SNF होना चाहिए। ठीक है, तो उसने फैट का पूछा है और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 4.5 सही आंसर है। व्हाट इज द क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर स्टार्टर राशन। ठीक है, ब्रॉयलर स्टार्टर राशन की कच्चे प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? तो ब्रॉयलर के दो टुकड़े किए हैं, ब्रॉयलर में देखें तो एक होता है 0 to 4 वीक्स और एक होता है 5 to 8 वीक्स। 0 to 4 वीक्स स्टार्टर और 5 to 8 वीक्स फिनिशर, ये दो लोग हैं। ठीक, इसने पूछा है स्टार्टर का। और एक चीज ध्यान रखना, एज और प्रोटीन कंटेंट ऑफ बॉडी, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब नन्हे मुन्ने की बॉडी में कम होगा और बड़े की बॉडी में ज्यादा होगा। ठीक है, बॉडी में कम है इसलिए राशन में या खाने में ज्यादा देंगे, और जिनकी बॉडी में ज्यादा है उनके खाने में कम देंगे। तो यहां अगर देखें तो ये नन्हा मुन्ना है। और प्रोटीन में एक चीज ध्यान रखना, 16 से लेकर 24 तक की रेंज है। अब 16 किसको मिलेगा? बड़े को मिलेगा, और 24 किसको मिलेगा? छोटे को। ठीक है, तो इसमें अगर सही ऑप्शन देखें तो ये वाला आंसर हमारा सही आ जाएगा, 20 to 23। कि इसको अगर देखें तो हम देते हैं 20 to 24%। स्टार्टर, ब्रॉयलर स्टार्टर को 20 to 24, मतलब इसको मिलेगा 20 to 24 और नीचे वाले को मिलता है 20 to 22, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखें तो ये ज्यादा सही आंसर। सैनिटाइजेशन ऑफ डेयरी यूटेंसिल्स शुड बी डन बाय यूजिंग, डेयरी बर्तनों का सैनिटाइजेशन इसका उपयोग करके किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सैनिटाइजेशन के लिए इन दोनों का यूज होता है डेयरी बर्तन के। ब्लीचिंग पाउडर का भी होता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को ही बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, दोनों का यूज होता है लेकिन इसमें इसका यूज करना चाहिए। ठीक है,
मतलब इसका यूज ज्यादा होता है इस सेकंड वाले का, और इसका यूज कम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मिल्क प्रोटीन, मेजर मतलब मेन, और मेन मिल्क प्रोटीन है केसिन। मिल्क में सबसे ज्यादा मिलता है 75%, और ये होता है 80% ऑफ टोटल प्रोटीन। दूध के अंदर जो कुल प्रोटीन है उसका ये 80% है अकेला, ठीक है, और इसीलिए इसको मेन प्रोटीन बोला है, मेजर प्रोटीन बोला है। बाकी लेक्टोज प्रोटीन है ही नहीं, एल्बुमिन प्रोटीन है, लेक्टोग्लोबुलिन भी प्रोटीन है, लेकिन ये दोनों कम होते हैं। तीनों ही प्रोटीन मिल्क में है, ये और ये, ठीक है, लेकिन ज्यादा केसिन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और ये था हमारा 9 नवंबर का पेपर 2020 का, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम लोग यानी कि MGCI की पूरी टीम 2023 से लेकर तो 2020 तक के जो PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर पेपर है उनका सटीक और सही सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे, जिसको MGCI टीम ने बखूबी निभाया है। और आज हम बात करेंगे आखिरी पेपर की, जिसमें हम बात करने वाले बेटा AG3, और AG3 में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन की, जो आपका पेपर हुआ था 9/11/2020 को, और सिर्फ फर्स्ट AG3 में हम बात करने वाले एनिमल हस्बेंड्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो आइए बेटा जानते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपसे पूछा गया है, इसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग फेज कौन सी है, लंबी अवस्था कौन सी, उसकी बात हो रही है। तो सबसे लंबा चरण कौन सा होता है, तो आप सभी जानते हैं 4 अवस्थाएं होती है। पहला होता है बेटा प्रो स्ट्रेस, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, तैयारी अवस्था भी कहते हैं, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल को तैयार किया जाता है। देन उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, इसमें हम देखेंगे दैट इज स्ट्रेस। ये हीट पीरियड के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, इसी को हम हीट पीरियड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में इसी के दौरान मेटिंग या सहवास होता है, और इस अवस्था में सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल होता है, क्योंकि ये स्टैंडिंग स्टेज होती है जिसमें कॉपुलेशन होता है, सहवास होता है, ठीक है। देन आती है कौन सी स्टेज बेटा, 3rd नंबर पर हम देखेंगे तो आएगी मेट स्ट्रेस। मेट स्ट्रेस, और लास्ट में हम देखेंगे तो इधर आएगी बेटा डाई स्ट्रेस, ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये 4 अवस्थाएं होती है। इनमें से पूछा गया है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी होती है। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये बहुत छोटी अवस्था है, इसको हम 0 डे भी बोल सकते हैं, या 24 आवर तक भी बोल सकते हैं, 12 से 24 घंटे की अवस्था इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी अवस्था होती है वो डाई स्ट्रेस होती है, ये 17 दिन तक चल सकती है ना। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस एंड डाई स्ट्रेस, ठीक। इसमें से सहवास वाली अवस्था यही है, इसमें सहवास होता है, और इसमें गाय भैंस में अंडोत्सर्ग जनरली देखने को मिलता है। बाकी सभी पशुओं में जो अंडोत्सर्ग होता है वो स्ट्रेस में होता है, लेकिन गाय भैंस में जो अंडोत्सर्ग होता है वो कहाँ पर होता है, मेट स्ट्रेस में होता है, ध्यान रखना। और इस स्टेज में डाई स्ट्रेस में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर CL मतलब कार्पस ल्यूटियम सबसे ज्यादा विकसित कौन सी अवस्था में मिलेंगे, तो डाई स्ट्रेस में मिलेंगे, ठीक है बेटा। और भी बहुत सारी बातें हैं। जनरली ये स्ट्रेस साइकिल काऊ में अगर हम देखें, बफेलो में देखें तो 21 डेज का होता है, ध्यान रखना। गाय और भैंस में ये कितने दिन का होता है, 21 दिन का। भेड़ में 16 से 17 दिन का होता है। बकरी में 19 से 21 डेज का होता है। अगर हम बात करें गोट की, बकरी की, तो ये 19 से 21 डेज का होता है, ठीक है, 19 से 21 दिन का होता है। क्लियर दैट। चलिए, तो हाल फिलहाल आपको आपका आंसर मिल गया होगा, जो ड्राई स्ट्रेस है सबसे बड़ी अवस्था है, ठीक। चलिए, तो नॉर्मली ये कितने दिन का साइकिल होता है, तो 21 दिन का होता है। विच बीमारी
की बात हो रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज कैटल प्लेग। तो किसको कैटल प्लेग कहते हैं? तो रेंडर पेस्ट को कहते हैं। इसको भाई हम ऊल सार्टर कहते हैं। इसे हम जूनोटिक रोग कहते हैं। इसे हम प्लिया का ज्वर कहते हैं। इसे हम विषहरी कहते हैं। इसे हम तिल्ली का ज्वर कहते हैं। तो इतने सारे नाम है, ऊल सार्टर, जूनोटिक रोग, पिलिया, विषहरी, विष ज्वर या विषहरी, तिल्ली का ज्वर, एंथ्रेक्स। रेंडर पेस्ट की बात करें तो इसको पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है। इसे पकवा भी बोलते हैं, इसे पोका पोकनी भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको रेंडर पेस्ट के नाम से भी जानते हैं, माता रोग भी बोलते हैं। पायरोप्लाज्मोसिस, रेड वाटर डिजीज है, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा रोग जिसे हम चुरचुरिया रोग भी बोलते हैं, या फड़ सूजन भी बोलते हैं, या बीक्यू के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक, और ये रेड वाटर डिजीज है, तो राइट आंसर हो गया इसका बेटा सी। इंजेस्टा मार्ग के अनुसार जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय के जो खंड होते हैं, तो सबसे पहले भोजन जाता है बेटा रुमेन में, देन रेटिकुलम, देन ओमेजम, देन एबोमेजम। तो राइट आंसर हो गया डी। भोजन जाने का सही क्रम क्या होता है? तो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जो करनाल हरियाणा में, ठीक है, करनाल हरियाणा, कहां पर है बेटा? ये करनाल हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, NBAGR, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, लेकिन एक साल बाद ही 1985 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया बेटा? करनाल में। तो करनाल में 1985 में आया, लेकिन स्थापना वर्ष क्या है इसका? तो स्थापना वर्ष है 1984 और जगह है बेंगलुरु। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। NBAGR की स्थापना 1984 में हुई थी बेंगलुरु में, लेकिन अभी नाउ डेज ये 1985 से कहां पर है? करनाल हरियाणा में। इसके अनुसार देखें तो नस्ल का क्या किया जाता है बेटा? पंजीकरण। नस्ल का पंजीकरण किया जाता है। किसका पंजीकरण किया जाता है? तो नस्ल का पंजीकरण किया जाता है या नामांकित की जाती है। तो इसके अनुसार वर्तमान में आज तारीख की अगर हम बात करें 2024 की, तो वर्तमान मतलब 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज तारीख वर्तमान 2024 की मैं बात करूं बेटा, तो कुल देसी नस्ल की संख्या हो गई नामांकित 216। इसमें से आपको ध्यान रखना है काऊ की कितनी हो चुकी है। तो वर्तमान में गाय की नस्ल की अगर हम बात करें, कैटल की या गोवंश की, तो ये 53 हो चुकी है। भैंस की अगर पूछी जाए तो 20 हो चुकी है, और आपसे अगर मुर्गी की पूछी जाए वो भी कितनी हो चुकी है? 20। तो भैंस और मुर्गी दोनों की 20। बफेलो और गोट हो गया। देन भेड़ की पूछी जाए तो पहले 44 थी, अब हो गई है 45। अब कौन बचा भाई? तो अपना काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट की बात करते हैं ना, बकरी की। तो गोट की बच्ची वर्तमान में हम देखेंगे तो 39 हो गई है। ऊंट की अगर पूछ ले तो ये बेटा 9 है। कैमल की 9 है। पिग की पूछ ले, डॉग की पूछ ले, तो ये 3 नस्ल है। ठीक, और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। अब ये डेटा है 2020 का, क्योंकि हम पेपर सॉल्व करें 2020, तो 2020 में थी कितनी नस्ल भैंस की? तो 2020 में थी 19 के करीब नस्ल। ठीक है, अब वर्तमान की बात करें तो भैंस की कितनी हो चुकी है? 20। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 होगा। ध्यान रखना, यदि इस सेम क्वेश्चन आता है तो 19 है, लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए 17, 18, 19, 20 और वर्तमान में पंजीकृत नस्ल है, तो आपको क्या बताना बेटा? 20 बताना। लेकिन हाल फिलहाल इसका आंसर क्या रहेगा? 19C रहेगा, क्योंकि ये 2020 की बात हो रही है और ये डेटा कब का बेटा? 2024 का है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल के लिए कौन सा चारा है जो उगाया जाता है? देखो, गेहूं का उपयोग जनरली हम अनाज के लिए करते हैं, भोजन के लिए, मानव भोजन के लिए होता है। ठीक है, आलू की बात करें तो ये सब्जी है, और इसको अभी हाल फिलहाल पशु आहार में आलू, गाजर, कंद वाली को बहुत कम किया जाता है। गन्ना आप सभी जानते हो, इससे शर्करा बनाई जाती है। हाँ, इससे गन्ने की फैक्ट्री से जो निकलता है सीरा या मोलासस या बगासे, ये जरूर हम
खिला सकते हैं। तो सीरा कितना शामिल करना चाहिए? तो सीरा पशु आहार में 10 से 15% या 1 से 1.5 किलो प्रतिदिन हम खिला सकते हैं। और सीरे से किसकी पूर्ति होती है? तो ध्यान रखना, सीरे से कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। तो ये खिलाते हैं, गन्ना नहीं खिलाते, गन्ने के उत्पाद जरूर खिलाते हैं। अब बचा क्या है? खरीफ का चारा पूछा है, तो खरीफ में क्या लगाते हैं? ज्वार चरी, मक्का चरी, और दलहनी में आ जाए तो लोबिया। ये खरीफ ऋतु के प्रमुख हरे चारे हो गए भाई। तो आंसर हो गया आपका ए। चलिए, एक थंब रूल है, उसके अनुसार एक क्रॉस ब्रीड काऊ को हमें कितना अलाउंस देना चाहिए, एक्स्ट्रा अलाउंस। तो प्रेग्नेंट काऊ के लिए अगर पूछा जाए तो एक थंब रूल जो होता है 1.25 से 1.75 kg देना चाहिए पर डे, ठीक है, एक गर्भवती गाय को, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसका आंसर जब एग्जाम में ए कंसर्न किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल जो इसका राइट आंसर रहेगा बेटा वो बी रहेगा। क्यों बी रहेगा सर? क्योंकि इसके पास जो अप्रोप्रिएट बनेगा वो 1.5 kg बनेगा, एक नहीं बनेगा, क्योंकि एक से तो ज्यादा ही देना है। ये थंब रूल है, ठीक है बेटा, इसलिए आंसर बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा अल्फा ग्रास? तो किसको कहते हैं? तो अल्फा अल्फा घास हम लुसर्न, जिसको हम रिचका बोल रहे हैं। इसी का अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो मेडी कागो सटाइवा, ये इसका वानस्पतिक नाम हो गया। परिवार लेग्युमिनेसी है। अगर हम बात करें बरसिम तो किंग ऑफ फोडर है, किंग ऑफ फोडर है, हरे चारों का राजा है। इसे हम इजिप्शियन क्लोर के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, इजिप्शियन क्लोर के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट या मिस्र से ही बेटा इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम इसको इजिप्शियन क्लोर के नाम से जान रहे हैं। ज्वार चरी की अगर हम बात करें तो ये निम्न श्रेणी का चारा होता, आपको ध्यान रखना है। ज्वार चरी कैसा चारा होता बेटा? तो ज्वार चरी निम्न श्रेणी का हरा चारा है। ज्वार चरी निम्न श्रेणी का हरा चारा होता है, आपको ध्यान रखना है। लोबिया खरीफ में उगाए जाने वाला दलहनी चारा है, खरीफ का दलहनी हरा चारा है, ये आपको ध्यान रखना है। सो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर शुड बी गिवन अल्फा अल्फा लुसर्न को हम कहते हैं। चलिए, एक गाय के गर्भनाल आमतौर पर प्रसव के भीतर गिर जाना चाहिए, तो 4 to 8 आवर्स के अंदर गिर जाना चाहिए। 4 से 6 घंटे के अंदर या 4 से 8 घंटे के अंदर जेर गिर जाना चाहिए। तो उसके सबसे पास आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हिली कैटल ब्रीड फाउंड इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम? ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक गाय की नस्ल बताना है जो दार्जिलिंग और सिक्किम एरिया में पाई जाती है, दैट इज सिरी। ठीक है, सिरी नस्ल की गाय है। और सिरी की क्या विशेषता है? इसके गर्दन पर मेन या आयाल पाया जाता है। ठीक है, मेन या आयाल, जनरली मेन या आयाल हॉर्स में होता है, तो सिरी नस्ल की गाय के ऊपर भी इस तरह से गर्दन पर बाल पाए जाते हैं, जिसको मेन या आयाल कहते हैं। ठीक है, वेचूर और पवारी, ये पवारी यूपी के पीलीभीत में पाई जाती है, वेचूर केरल के आसपास पाली जाती है, बद्री भी एक पहाड़ी नस्ल है। ठीक है, चलो, जो 2019 में पशु गणना हुई है उसके अनुसार हमारे देश में केटल की अगर हम बात करें तो केटल में बात हो रहा है गोवंश की। केटल में किसकी बात हो रही भाई? तो केटल में बात हो रही है गोवंश की। तो गोवंश में टोटल पॉपुलेशन अपने पास है 192.3 मिलियन या 4 मिलियन के आसपास है। तो आप तो 192 मिलियन याद रखें, 192 मिलियन है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे ज्यादा गोवंश है, तो हमारा इसमें फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? 2019 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग। फाउल कोलेरा किससे हो रहा है? तो फाउल कोलेरा हो रहा बेटा पास्चुरेला मल्टीसीडा से, याद रखना। फाउल कोलेरा मुर्गियों में होता है, तो ये पास्चुरेला मल्टीसीडिया से हो रहा है, आपको अच्छे से ध्यान रखना। सामान्य दूध दोहन के बाद थनों में दूध की मात्रा बच जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फोर मिल्क क्या होता है? ये तो प्रथम दूध होता है। फोर मिल्क क्या होता है? प्रथम दूध, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? तो फोर मिल्क में सर्वाधिक मात्रा में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? बैक्टीरिया। इसमें हमें और वसा सबसे कम देखने को मिलती है। ठीक है, हार्मोनल दूध क्या है? जो ऑक्सीटोसिन के हार्मोन से निकालेंगे। ठीक है, परसिस्टेंस मिल्क स्थायी दूध जो हम निकाल ही रहे हैं बात, तो ये सब घुमा फिरा के आपको बोला गया है। तो जो रिमेनिंग मिल्क होता है अवशेष दूध, उसी के लिए बात हो रही है। ठीक है,
जो नॉर्मल मिल्किंग रिमेन मिल्क है, तो रिमेनिंग मिल्क को हम बोलते हैं रेसिडुअल मिल्क, शेष दूध या अवशेष दूध, अवशेष दूध या इसी को बोला जाता है बेटा रिमेनिंग मिल्क, जिसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज ऑफ पोल्ट्री, निम्नलिखित में से कौन एक मुर्गी में प्रतिरक्षा को दबाने वाली बीमारी है। इसमें से एक ऐसी बीमारी है जो मुर्गियों में उनके किनको दबा देती है, उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके डिसीज रेजिस्टेंट पावर को, इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से ब्रेक कर देती है और उनके अंदर मृत्यु दर को बढ़ा देती है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में हमें इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक महत्वपूर्ण रोग है जो मुर्गियों के अंदर उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको सप्रेस कर देगा। तो फाउल कोलोरा, कोली बेसिलियोसिस, पुलरोम रोग या इन्फेक्शियस ब्रशल डिजीज। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है जनरली उससे इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, तो राइट आंसर होगा बी। गाय का गर्भाशय कैसा होता है, तो द्विसंगी होता है। ठीक है, बाई कॉर्नुएट होता है। आंसर इसका दिया गया था बाई पायरेट, गलत है, वो द्विपक्षीय नहीं होता, द्विसंगी होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्भाशय के ऊपर हम देखते हैं इस तरह से दो सिंग जैसी संरचना होती है ना, इसलिए आंसर सी आएगा। स्टर्न वैक्सीन अच्छे से आप जानते हो, दैट इज और एंथ्रेक्स, और इसके लिए अगर हम बात करें तो पॉलीवैलेंट का वैक्सीन लगता है बेटा, पॉलीवैलेंट का टीका लगाया जाता है, पॉलीवैलेंट का वैक्सीन लगाया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। करंट फ्रीज की बात हो रही है ना, करंट फ्रीज एक कृत्रिम मवेशी नस्ल है, मतलब क्रॉस ब्रीड है जो मादा नस्ल के साथ एचएफ के क्रॉस से विकसित की गई है। ठीक है, तो जो करंट फ्रीज है वो थारपारकर और एचएफ का क्रॉस है, एचएफ और थार पारकर से बनाई गई है। कौन सी भाई, तो करंट फ्रीज बनाई गई है, और एक करण स्विस है जो ब्राउन स्विस का नर लिया गया है। ठीक है, ब्राउन स्विस का क्या लिया गया है, नर, और साहिवाल की मादा, उससे बनाई गई है। कौन सी बेटा, तो करण स्विस बनाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। और सिंधी का क्रॉस कराया था अपनी जर्सी से, तो क्या बने बेटा, ये भी जर्सी का भी क्या लिया था, नर, तो ये बनी थी जर सिंध। ठीक, ये आपको याद रखना है, तो राइट आंसर होगा सी। ठीक, चलिए, ब्याने के बाद गाय का जो पहला दूध होता है, आफ्टर काविंग फर्स्ट मिल्क को हम क्या कहते हैं, तो कोलेस्ट्रम कहते हैं, खीस कहते हैं। कोलेस्ट्रम बछड़े को उसका बॉडी वेट का कितना देना चाहिए, तो 1/10 देना चाहिए, शुरुआत के 3 दिन तक देना बेटा। और इसको भी मान लीजिए 3 से 4 किलो दे रहे हैं, तो कितनी बार में देना चाहिए, 3 से 4 बार में, एक बार में नहीं देना चाहिए। खीस प्रकृति ने दिया, माँ का गाढ़ा पीला दूध है जो बछड़े के अंदर प्रतिरक्षा विकसित करता है। कैसी प्रतिरक्षा विकसित करता है, तो याद रखना है, इससे पेशिव या निष्क्रिय प्रतिरक्षा विकसित होती है। ठीक है, इससे पेशिव या देखे तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा विकसित हो रही है। किससे बेटा, खीस से। खीस पिलाने से बछड़े के अंदर पेशिव इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, और जैसे ही बछड़ा दूध पीता है तो प्रतिरक्षा तो बढ़ती है, लेकिन पहला मल जो होता है वो भी बाहर आ जाता है, और पहला मल जो बाहर आता है उसको मैक्रोनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, 4 मिल्क पहला दूध होता है, अब जानते ही है। अच्छी गुणवत्ता की साइलेज, देखो भैया, एक होता है वेरी गुड, एक होता है गुड, एक होता है फेयर, और एक होता है पुअर। तो ये 4 कैटेगरी है। अगर इनके अंदर हम देखें तो इसका पीएच मान होता है 3.5 से 4.2, इधर होता है बेटा 4.2 से 4.5, इधर 4.5 से 4.8, और इधर मोर देन 4.8। अब हमसे पूछा किसके बारे में, क्या, गुड के बारे में। तो गुड का जो पीएच होगा वो किसके नियर बाय होना चाहिए, 4.2 से 4.5। तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि ये तो फेयर का हो गया। अब ले दे के हमारे पास ऑप्शन ही क्या बच रहा है, सी। वैसे ऑप्शन सही नहीं है, सही ऑप्शन क्या आना चाहिए था, यहाँ पर गुड के लिए बात हो रही तो 4.2 से 4.5। अब 4.2 कहाँ आ रहा है, तो 4.2 यहाँ आ रहा है ना, इसलिए आंसर क्या कंसर्न किया गया बेटा, सी।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, राइट आंसर होना चाहिए था 4.2 से 4.5, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसके करीब सबसे यह है, इसलिए आंसर ये चुना गया। नहीं तो ये पीएच मान किसका कंसर्न किया जाता है, वेरी गुड का या एक्सीलेंट का। ये प्रश्न बार बार आता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर दैट। चलिए, गाय के दूध का स्त्राव होता है, इन काउ मिल्क सेक्रेशन अकर्स। तो गाय में जो दूध का स्त्राव होता है वो कहाँ से होता है, तो एल्वलाई से होता है। दूध का निर्माण पूछा जाए, दूध का फॉर्मेशन पूछा जाए, मिल्क सेक्रेशन पूछा जाए, तो एल्वोलाई दुग्ध क्षरण कोष या पुपिकाओं से होता है। ठीक है बेटा। चलिए, एफएमडी की बात हो रही तो किन में नहीं होता, तो घोड़े में नहीं होगा, घोड़ा एफएमडी, और ग्रास टिटेनी इसमें होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रास टिटेनी घोड़े में होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है। लेकिन हॉर्स के अंदर अगर हम देखें तो एफएमडी नहीं होता है। इसके अलावा एक और रोग है बेटा जो शायद कुछ लोगों को ही पता होगा, रेंडरपेस्ट। ये दोनों नहीं होते हैं घोड़े में। घोड़ा इन दोनों के लिए प्रतिरोधी है। अच्छा, एफएमडी के लिए क्यों प्रतिरोधी है, क्योंकि विषमखुरी, और जितने विषमखुरी होते हैं उनमें जनरली नहीं होता। कौन सा रोग नहीं होता, एफएमडी। लेकिन घोड़ा एफएमडी और रेंडरपेस्ट दोनों के लिए क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट पावर रखता है। सो राइट आंसर शुड बी बी होगा। ठीक है बेटा। चलिए, एंथ्रेक्स इज आल्सो नोन एज, तो एंथ्रेक्स को हम क्या कहते हैं भाई, वुल साल्टर रोग कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो 2020 के लास्ट पेपर था अपना, उसका सॉल्यूशन था। एमजीसीआई टीम ने जो आपसे वादा किया था बेटा, उसको सशर्त निभाए। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत मन लगा के तैयारी करिए। निश्चित तौर पर अब आपकी परीक्षा को ज्यादा समय नहीं बचा है। आपको आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।